नमस्कार दोस्तों, कैरियर विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हम कल क्लास में चर्चा कर रहे थे वर्णमाला की। वर्णमाला हमारी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ हमने शब्दों के प्रकारों को जाना था। शब्दों के भेद, प्रकार, वर्गीकरण बात एक ही है। शब्दों के भेद, प्रकार, वर्गीकरण में हमने उन्हें 4 भागों में बांटा था। पहला अर्थ के आधार पर, जिसके 2 भेद थे, सार्थक और निरर्थक। थोड़ा सा हम और आगे चले तो उत्पत्ति के आधार पे हमने 4 भेद पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। मैंने संकर शब्द जो आपको दिया था, मैंने 5वां भेद नहीं माना था। मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न आए आपके सामने कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद बताए गए हैं, तो आपको 4 ही उत्तर देना है। साथ ही साथ हमने व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद बताए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले, व्याकरणिक विवेचन, रूप या प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों के भेद बताए थे 2। पहला था विकारी और दूसरा था अविकारी। ठीक है, विकारी के हमने 4 भेद पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर हमने आगे चले थे अविकारी के 4 भेद थे, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और एक निपात था। निपात को मैंने काउंट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैंने आपको बता दिया था। इसके ही रूप आपको देखने को मिलेंगे क्रिया विशेषण के अंतर्गत। ठीक बात है। तो अब हम आगे चलेंगे। ये तो मैंने चार्ट आपको समझा ही चुका था। इस चार्ट के अलावा मैंने एक लाइन लिखवाई थी, संज्ञा के विकारक शब्द। ठीक है, या विकारक, एक लाइन लिखी थी मैंने और यहाँ पे लिखा था विकारक शब्द। एक तो विकारी था और एक था विकारक। विकारक का मतलब क्या था, मैंने आपको साफ साफ लिखवाया था, दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द, दूसरे रूप में बदलने वाले शब्द। भाई इसका मतलब क्या होता है, आपने ये देखा था कि संज्ञा के 3 विकारक शब्द कहलाते हैं। कई बार प्रश्न आता है, ध्यान कर लेना। संज्ञा के 3 विकारक शब्द कहलाते हैं। पहला कहलाता है लिंग और दूसरा है वचन और तीसरा क्या था, तीसरा आपके सामने था कारक। याद आ गया आपको। इसी प्रकार क्रिया के 2 विकारक शब्द कहलाते हैं। पहला था काल और दूसरा था वाच्य। ये मैं आपको कल लिखवा चुका था। ठीक बात है। पहला क्या था काल, दूसरा क्या था वाच्य। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। जब हम संज्ञा पढ़ लेंगे, संज्ञा के बाद हम इसके विकारक शब्द लिंग और वचन और कारक पर आएंगे। ठीक बात है। तो कल हमने हेड डाल दी थी क्या, संज्ञा, और संज्ञा के हमने टुकड़े कर दिए। देखिए संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। ठीक है। और जब भी आप अंग्रेजी पढ़ें तो अंग्रेजी पढ़ते समय आपको सबसे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए, नाउन की ही नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार हिंदी जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें संज्ञा की नॉलेज अर्थात ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें संज्ञा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम अपनी बात को दूसरों के सामने नहीं रख पाएंगे, शब्दों की पहचान नहीं कर पाएंगे कि नाउन है या प्रोनाउन है, नहीं संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। तो इस बात पे हमें बड़ी गहनता से चर्चा करनी है। देखिए संज्ञा के हमने टुकड़े करे थे, संज्ञा के टुकड़े करे थे, क्या बना, सम धन ज्ञा बना था। इसको ज्या भी पढ़ते हैं, मैं आपको बता गया था। सम का मतलब समान नहीं है, सम का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था अच्छी तरह, और ज्ञा का मतलब क्या था, ज्ञान होना। अगर सीधी सीधी बात कहें तो सीधी सीधी बात में सीधा सीधा अर्थ क्या होगा, सीधा सीधा अर्थ होगा अच्छी तरह से ज्ञान होना। क्या होना, अच्छी तरह से ज्ञान होना। देखिए अगर मैं संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की बात करूं, एक शब्द में उत्तर, कोई आपसे पूछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो एक शब्द में उत्तर की बात कर रहा हूं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। हम चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल विस्तृत रूप से, और आपको संज्ञा का टॉपिक बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। मैंने कहा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। देखिए इस धरती पर जो कुछ भी मौजूद है, ठीक है, नदी है, तालाब है, पर्वत है, इतने जीव हैं, इतने प्राणी हैं, भिन्न भिन्न नाम हैं, हमें पता ही नहीं है कईयों के जीवों के नाम। तो इस धरती पर जो कुछ भी है वो सब की सब क्या है, संज्ञा है। क्यों? क्योंकि उसका कोई ना कोई क्या है, नाम है, और नाम से उसकी क्या है, पहचान है। अगर उसका नामकरण नहीं हो तो क्या आप दूसरों को उसके बारे में बता पाएंगे?
नहीं, बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बात कहना चाहते हैं, धरती पर जो कुछ भी है वो सब क्या संज्ञा, क्योंकि उसका कोई ना कोई क्या है, नाम है। भाई इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं घड़ी। क्यों? इसकी आकृति किस नुमा बनी है, घड़ी नुमा बनी, इसका नामकरण क्या पड़ा, इसका घड़ी। तो जैसा रूप, जैसी आकृति, वैसा का वैसा क्या हो गया, नामकरण हो गया। वैसा का वैसा क्या हो गया, नामकरण हो गया। यही बात हमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूछे तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम, और नाम से ही उसकी क्या है, पहचान है। आपका भी कोई ना कोई क्या है, नाम है, और जब तक आपके नाम से आपकी क्या है, पहचान है। मैंने कहा भाई खड़ा हो जा, अब मैं किसी को इशारा करके खड़ा हो जा, तो वो बोलेगा सर कौन, मैंने कहा रमेश खड़ा हो जा। अब रमेश जैसे ही मैंने नाम कहा तो नाम से उसकी क्या हुई है, पहचान हुई है। तो आपसे कोई शाब्दिक अर्थ पूछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। देखिए इस बात को हम आगे ले चलते हैं। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इसके साथ एक बात और जोड़ रहा हूँ, ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है बोलो, मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम, ठीक है। यहां पर हम अर्थात पूरी परिभाषा पढ़ रहे हैं, एक बार बहुत अच्छी तरह टॉपिक को पढ़ना है। अर्थात संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम, अर्थात जो रूप जैसा है उसके वैसे ही नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इस बात को समझे, पहली बात ये लाइन को समझे। यहाँ तक मैंने कहा जो रूप जैसा है उसके वैसे ही नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कक्षा में जब कभी हम पढ़ते थे, हम बदमाशी किया करते थे, तो टीचर्स कहता था कि चल मुर्गा बन जा, अध्यापक क्या कहता था कि चल मुर्गा बन जा, और हम अपनी आकृति किस नुमा बना लेते थे, मुर्गे नुमा, और बच्चे हंसते थे, और मुर्गा और मुर्गा मुर्गा, क्या मुर्गा बन गए क्या हम? मेरा नाम ऋषि कुमार है, या आपका नाम मान लीजिए राम है, मोहन है, आपका नाम तो राम मोहन था, लेकिन जब आपने अपनी आकृति को किस नुमा बना लिया, मुर्गे नुमा, तो आपका नामकरण क्या हो गया, मुर्गा। बदमाशी क्या करते, कभी बोलते चलो कुर्सी बन जा, तो हम दोनों हाथ रख के कुर्सी बन जाया करते थे। तो बच्चे क्या कहते थे कि कुर्सी बन गया, तो अब नामकरण क्या हो गया, कुर्सी। वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो रूप जैसा है उसके वैसे ही नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो हम बात चर्चा कर रहे किसकी भैया, रूप की। किसकी बात कर रहे हैं, रूप की। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये चित्र बनाया, ठीक है, और ये लीजिए, और ये क्या है, लड़का है लड़की, आप बोलोगे सब लड़का है। अगर इसी बात को मैं आकृति ऐसे ना बना के ऐसे बनाता, और ये इसके अंदर चोटी निकाल देता, और यहाँ पर मैं ये लीजिए दूसरा रूप बना दिया, ये तो गलत बन गया। चलो इसकी आकृति में दूसरी बनाता हूँ, मान लीजिए अब मैंने इसकी क्या बना दी है, चोटी बना दी। जब चोटी बना दी तो आपसे कोई पूछे सर ये लड़का है लड़की, तो आप कहेंगे सर लड़की क्यों, क्योंकि इसकी आकृति किसने बना दी, लड़की नुमा बना दी है। तो इस बात को समझें, जो रूप जैसा है उसके वैसे ही नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसकी आकृति किस नुमा बनी है, घड़ी नुमा, इसका नामकरण क्या हो गया, घड़ी। अगर इसकी आकृति घड़ी नुमा ना बन के अगर दूसरी आकृति बनती, जैसे लोहा है, लोहे को पिघलाकर हम भिन्न भिन्न आकृति बना सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसी आकृति वैसा क्या होता है, उसका नामकरण हो जाता है। यहीं पर भी यही बात पे चर्चा हो रही है, जो रूप जैसा है उसके वैसे ही नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसके देखो रूप कैसा है, ये क्या है, स्मार्ट बोर्ड का मार्कर है, इसकी आकृति पेन नुमा, मार्कर नुमा बनी हुई है, तो नामकरण क्या हो गया इसका, तो इसको कहते हैं मार्कर। आप देखिए इसकी आकृति किस नुमा बनी, इसकी आकृति पेन नुमा बनी है, तो इसे आपने क्या कहा, पेन।
ठीक है। ये मेरे जेम के अंदर क्या है, मोबाइल है, इसकी आकृति किस नाम बनी, मोबाइल लूंगा तो नामकरण क्या हो गया, मोबाइल। यानी जैसी इसकी आकृति है वैसा का वैसा क्या है, बोलो, नामकरण है। ठीक बात है। और देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे देखिए बताइए क्या है ये, आप बोलेंगे सर ये तो एप्पल है। मैं कह रहा हूं ये एप्पल है तो खा लो एप्पल। क्या इसको खा सकते हैं, नहीं। फिर भी आपने नामकरण क्या करा, एप्पल, क्योंकि आपने जब जब एप्पल को देखा है तो इसी आकृति के रूप में देखा है। यानी जैसी उसकी आकृति वैसा का वैसा क्या हो गया, उसका नामकरण हो गया। आपने देखिए मैंने कहा ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो आम है, भले कमजोर आम है लेकिन आम है। क्यों, इसकी आकृति किसनुमा बनी है, आमनुमा बनी है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा रूप वैसी आकृति वैसा ही क्या हो रहा है, नामकरण हो रहा है। आगे क्या बोलता है, कोई वस्तु स्वयं में संज्ञा नहीं होती है, खुद में ही संज्ञा नहीं होती, खुद का कोई नामकरण नहीं होता है, खुद को ही अपना अपना नामकरण नहीं, दूसरा उसका क्या करता है, नामकरण करता है। ये बात ही कहना चाहता है। तो कोई वस्तु स्वयं में संज्ञा नहीं होती है, कोई वस्तु स्वयं में संज्ञा नहीं होती है, बल्कि उस वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, यानी हम तीन की चर्चा कर रहे हैं। धरती पे तीन चीजें ही मौजूद है केवल, या तो कोई ना कोई वस्तु है जिसमें जितने भी हमारे घरेलू सामान आ जाते हैं, भौतिकवाद की चीजें रहती है, कोई पदार्थ है, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, द्रव्य, गैस है और तरल है, ठीक है, ठोस है, सॉरी, और व्यक्ति, व्यक्ति में जितने मनुष्य, मनुष्य के साथ जानवर, जानवर जितने व्यक्ति सारे, जिसमें भी जीव मौजूद है, वो सारे के सारे किससे हैं, प्राणी के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो यहाँ पे तीन बातों की चर्चा हो रही है कि कोई वस्तु स्वयं में संज्ञा नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का नाम ही क्या होती है, संज्ञा होती है। आदि का नाम ही क्या होती है, संज्ञा होती है। अब इस बात को वापस समझे एक बार। मैंने अभी आपको बताया कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी के अगर नाम का अच्छी तरह से आपको बोध हो जाएगा तो आपको उसकी क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। तो हमने संज्ञा के टुकड़े करे थे। संज्ञा के टुकड़े क्या करे थे, समधन ज्ञा। सम का मतलब अच्छी तरह, ज्ञा का मतलब ज्ञान होना, अर्थात अर्थ क्या निकलेगा, अच्छी तरह से ज्ञान होना। किसके, नाम का, किसके, नाम का। फिर हमने आगे क्या लिखवाया कि जो रूप जैसा है उसके वैसे ही नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इससे तात्पर्य यह है जैसे उसकी आकृति बनी होगी वैसा का वैसा उसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। ठीक है। और कोई वस्तु स्वयं में संज्ञा नहीं होती, यानी खुद का ही नामकरण नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का नाम ही क्या होती है, संज्ञा होती है। भाई इससे तात्पर्य क्या, मैंने कहा इस धरती पर जो कुछ भी मौजूद है वो सब क्या है, संज्ञा है। क्योंकि इस धरती पर तीन चीजें ही आपको मिलेगी, या तो कोई वस्तु मिलेगी, या कोई व्यक्ति मिलेगा, या कोई पदार्थ मिलेगा। उन तीनों का जो भी नामकरण है वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है। तो यहां तक आपको एक ही बात ध्यान करनी, संज्ञा क्या है, संज्ञा ही नाम है। क्लियर। और आगे पढ़ते हैं परिभाषा। देखिए परिभाषा, ये तो मैंने इसका शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश की। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई क्या होता है, अर्थ होता है। आपका भी नाम है, आपके भी नाम का कोई ना कोई क्या होगा, अर्थ होगा। और बिना अर्थ के तो आप सार्थक बने नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्थ तो होना चाहिए। उसी प्रकार संज्ञा का मैंने अर्थ बताया। अब हम आते हैं परिभाषा पे। परिभाषा क्या लिखी है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा, सबका मतलब समझाएंगे एक एक बार। मैंने कहा किसी प्राणी, प्राणी के अंदर देखो सारे आ गए, ठीक है, जिसमें व्यक्ति भी आ गए, जीव भी आ गए, क्योंकि उनका कोई ना कोई क्या है, नाम है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बोधक का मतलब क्या होता है, बोध कराने वाले। क्या कराने वाले हैं, बोध कराने वाले। आदि बोधक शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बोधक का अर्थ क्या होता है, बोध कराने वाले, यानी हमें उसकी नॉलेज हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा कि वो क्या है। तो इस धरती पर तीन चीजें मौजूद थे, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ। इन तीन को हमने भागों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण, इनके बोधक शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के अंदर आ गया प्राणी, आलोक। जैसे मैंने आलोक का नाम लिया मान लीजिए, तो दिमाग में कोई ना कोई प्राणी की तस्वीर आपके दिमाग में
में आई या नहीं आई? कि आलोक नाम लिया, मैंने कहा ऋषि नाम लिया, आपने राम का नाम लिया, मोहन का नाम लिया, सीता का नाम लिया, लक्ष्मी का नाम लिया, किसी का भी नाम लेंगे तो उसकी तस्वीर आपके दिमाग में आएगी, यानी कोई ना कोई प्राणी के नाम का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। पुस्तक, जैसे पुस्तक आई तो दिमाग में वस्तु का बोध होने का बोध हुआ, ठीक है। मार्कर तो कोई ना कोई वस्तु का, कैमरा कोई ना कोई वस्तु का, बोर्ड कोई ना कोई वस्तु का, पेन कोई ना कोई वस्तु का, मोबाइल कोई ना कोई वस्तु का। ये सारी जैसे ही पुस्तक दिमाग में आती है तो कोई ना कोई वस्तु के होने का क्या होता है, बोध होता है। जैसे क्या है जोधपुर, तो जोधपुर आया तो जोधपुर आते ही दिमाग में क्या है, स्थान। अजमेर क्या है, स्थान। उदयपुर क्या है, स्थान। चित्तौड़गढ़ क्या है, स्थान। बीकानेर क्या है, स्थान। बाड़मेर क्या है, स्थान। जैसे ही मैंने कहा तो आप दिमाग में आया कि स्थान के होने का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। आपने कहा कि जयपुर चलो और जयपुर ले जाके ना मैंने आपको भरतपुर उतार दिया, तो आप बोलेंगे सर ये कहाँ निकल दिया, भरतपुर उतार दिया आपने तो, क्योंकि भरतपुर भी स्थान है लेकिन यहाँ पर स्थान विशेष है, इस पर चर्चा करेंगे। जोधपुर देखिए, दया, दया क्या है, भाव है। वो भाव हमेशा क्या होता है, महसूस होता है ना, दिखाई नहीं देता, एहसास करने की चीज है। वो कैसे करेंगे, बात की बात है। तो हमने कहा भाव। बचपन, बचपन क्या है बताइए, अवस्था। बचपन क्या है, अवस्था, ठीक है। बुढ़ापा क्या है, अवस्था। जवानी क्या है, अवस्था। ये सारे अवस्था। लड़कपन क्या है, अवस्था, ठीक है। यौवन क्या है, अवस्था। ये सारे अवस्था कहते हैं। गुण, गुण की बात करते, गुण में क्या आ गया, मिठास। बताइए शक्कर का गुण क्या है, मीठा होना। सही, विशेषण तो नहीं है, नहीं, विशेषण अलग चीज है और संज्ञा चीज क्या है, अलग है। हमें इन दोनों में भेद करना है। कई बच्चे संज्ञा कोई विशेषण और विशेषण कोई क्या बना देते हैं, संज्ञा बना देते हैं, तो इस बात पे भी विशेष का ध्यान करना है। संज्ञा चीज अलग है और विशेषण चीज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। गुण। अब देखिए दशा, दशा की बात करते हैं। गरीबी, गरीबी क्या है, दशा है। गरीबी क्या है, दशा है। इस गरीबी दशा है किसी की स्थिति और दशा बात एक ही है। यहाँ पर हमने गुण की बात करी थी, गुण को और दशा से ये स्थिति, हम एक शब्द और सोच सकते हैं, इसकी स्थिति है ना। किसी की स्थिति का क्या होता है, बोध होता है, ठीक है। तो स्थिति, पोजीशन यानी उसकी दशा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो गरीब से क्या बना है, गरीबी। गरीबी क्या है, दशा। ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है, बाद में भेद करेंगे। हमने अभी जस्ट एक परिभाषा पढ़ी है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण, इनका अगर कोई शब्द बोध करा, इनका बोध कराने वाले शब्द अपने आप में क्या कहलाएंगे, संज्ञा, ठीक बात है। और गरीब किससे बना है, गरीबी से। ये गरीब शब्द है, ये गरीब शब्द है। तो गरीब कोई पूछे, गरीब तो अपने आप में क्या है, विशेषण है ना। अब भी वाक्य में जब प्रयोग होगा, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मेरी क्या कर रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है। लेकिन जब मैंने इस गरीब शब्द के साथ एक प्रत्यय जोड़ दिया, बताइए कौन सा, ई, तो गरीब से क्या बना, गरीबी। अब गरीबी क्या हो गई है, दशा। गरीबी क्या हो चुकी है, दशा, ठीक है। तो प्रत्यय जोड़कर हमने बनाए इसके साथ। एक बात और, जैसे फिल्म आई थी 3 इडियट, है ना, तो 3 इडियट के अंदर जब आमिर खान जाता है उसके दोस्त के घर, तो उसके पिताजी अपाहिज के मरीज रहते हैं और उसकी माँ है वो खाना बना रही होती है, तो बोलते भिंडी के भाव 30 रुपये किलो हो चुके हैं। इस प्रकार का आपने देखा होगा सीन। तो उस टाइम उसकी दशा देख करके लोगों को लगता है और उसके दोस्तों को लगता है कि भैया उसकी पोजीशन बड़ी क्या है, पुअर है, बड़ी ही गरीब है, वह व्यक्ति बड़ा ही क्या है, गरीब। और गरीब से क्या बना, गरीबी। तो परिभाषा क्लियर हो गई है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण, अगर इनका कोई बोध कराए तो बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम चर्चा हो चुके हैं कि प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण, इन पे हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। अभी विभेदीकरण कराई नहीं है। पहला वाक्य क्या लिखा है, उषा और सुशीला खेल रही हैं, पे क्या लगा लेना है, बिंदी, बहुवचन बन गया, पता चल जाएगा आपको बाद में। मैंने कहा उषा और सुशीला खेल रही है, ठीक है। उषा में बड़े की मात्रा मत लगाना, उषा काल होता है, ठीक है। उषा और सुशीला क्या कर रही है, खेल रही है। मैं आपसे पूछा हूं, बताइए इस वाले वाक्य में आपको कौन कौन से पद संज्ञा नजर आ रहे हैं। क्या कहा मैंने कि भाई इस वाले वाक्य में कौन कौन से पद, संज्ञा पद आपको नजर आ रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा तो आपने जान ली थी, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण।
इनका बोध कराए। तो पहले वाले वाक्य में आप देख सकते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो कि किसको प्रकट कर रहे हैं, संज्ञा पद को इंडिकेट कर रहे हैं या बता रहे हैं। तो बताइए कौन कौन से पद है, मुझे पता आप सबको पता चल गया। पहला पद कौन सा, उषा। दूसरा क्या है, सुशीला, क्योंकि उषा नाम पढ़ते ही किसी न किसी प्राणी के नाम का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। और जैसे ही मैंने सुशीला बोला तो सुशीला नाम रखते ही किसी न किसी प्राणी के नाम का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ये और है क्या, और तो अविकारी शब्द है। कल मैंने एक बात कही थी आपको कि जब जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय केवल 2 ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। खेल रही है, ये तो क्रियापद है। अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, केवल संज्ञा पद की। अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, केवल संज्ञा पद की ही कर रहे हैं। ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे हम चलते हैं। दूसरा वाक्य, रमेश की आंखें क्रोध से लाल हो गई। बताइए रमेश की आंखें क्रोध में क्या हो गई, लाल हो गई। कोई बात नहीं, मैंने कहा रमेश की आंखें क्रोध से क्या हो गई, ये लाल हो गई है। मैं एक ही जगह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश की आंखें क्रोध से क्या हो चुकी है, लाल हो गई। अब मेरा प्रश्न वो कब हुई, मैंने आपसे पूछा कि बताइए कौन कौन से शब्द हैं जो संज्ञा पद को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे पद हैं जो संज्ञा को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक बात है, आपने मार्किंग कर ली होगी। अब हम करते हैं। पहला शब्द क्या आया, रमेश। जैसे रमेश के निचन डलन का दिमाग में आया, हाँ भाई रमेश तो कोई ना कोई प्राणी का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, किसी न किसी प्राणी का। और दूसरा क्या आया बताइए, आंखें। दूसरा क्या आया, आंखें। आंखों में भी किसी न किसी प्राणी की आंखों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। आंखें नाम होते हैं। बताइए क्रोध। क्रोध क्या है, भाव है। अभी आपने पढ़ा प्राणी, ठीक है, वस्तु स्थान भाव, भाव आ गए यहाँ पर। अच्छा लाल, लाल है क्या, नहीं है? मैं कहता हूँ लाल नहीं है। तो लाल शब्द क्या है, लाल शब्द भैया आपके सामने क्या है, विशेषण है। क्या है भैया, विशेषण है। लाल शब्द अपने आप में विशेषण है। लाली, लालिमा, लालपन, अगर ये आ जाता है तो ये संज्ञा है कौन सी, भाववाचक। लेकिन लाल बताइए आंखों की विशेषता प्रकट करने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल आंखों की विशेषता प्रकट करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, लाल शब्द। तो लाल यहाँ पर संज्ञा नहीं है, लाल यहाँ पे क्या है, लाल यहाँ पर विशेषण है। क्लियर भाई। चलिए, गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। और देखिए भैया, गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। वापस मेरा प्रश्न वो को वही कि बताइए इस वाले वाक्य में कौन से पद संज्ञा नजर आ रहे हैं, इस वाले वाक्य में कौन से शब्द संज्ञा पद के रूप में आ रहे हैं। पहला शब्द क्या आया, गंगा। गंगा नाम लेते किसी न किसी स्थान का बोध हो रहा, नदी के नाम का बोध हो रहा, मतलब स्थान का बोध हो रहा है। और देखिए हिंदुओं, ये भी किसी न किसी हिंदू एक जाति है, उसके नाम का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। और बताइए के लिए तो है ही नहीं, एक शब्द, एक है या नहीं है, एक है या नहीं है, नहीं, एक शब्द नहीं है। एक शब्द क्या है, विशेषण है। पवित्र, पवित्र शब्द भी क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये गंगा नदी की विशेषता प्रकट करने का काम कर रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये नदी क्या है, नदी वास्तव में क्या है, संज्ञा पद है। ये नदी नाम लेते ही किसी न किसी नदी का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपसे कोई पूछे एक पवित्र, ये क्या है, तो आप कहेंगे एक और पवित्र, ये तो क्या है भैया, विशेषण है। और अभी हम विशेषण नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा पद ही पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। गाय एक उपयोगी पशु है। गाय एक उपयोगी क्या है, पशु। वापस मेरी चर्चा, ये बताइए गाय संज्ञा पद है बिल्कुल, और पशु क्या है, संज्ञा पद है। इसके अलावा नहीं है, क्योंकि एक विशेषण उपयोगी उसकी विशेषता प्रकट करने का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, बुढ़ापा दुखों का घर है और यौवन आनंद का। देखिए दुखों में, दुख में हालांकि विसर्ग आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन बन गया। बहुवचन बनते समय इसके अंदर विसर्ग नहीं आएगा, आपको दुखों ऐसे के ऐसे ही लिखना है। ठीक है।
क्लियर। अगर दुख लिखते हैं तो दुख तो आप ऐसे ही लिखेंगे, दुख के अंदर तो क्या आता है, विसर्ग आता है, ठीक है। लेकिन दुखो लिखेंगे तो दुखो लिखते समय दुखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट है, ठीक है, क्लियर। तो मैंने कहा बुढ़ापा दुखों का घर है और यौवन क्या है, आनंद का। मेरा प्रश्न वो का वही है कि बताइए इस वाले वाक्य में आपको कौन कौन से शब्द हैं जो संज्ञा पर नजर आ रहे हैं। मैंने संज्ञा की बात करी, केवल संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, बुढ़ापा। बताइए बुढ़ापा क्या है, अवस्था। बुढ़ापा क्या है, अवस्था। और बताइए बुढ़ापा नाम लेते दिमाग में अवस्था आ रही है, ठीक है। अच्छा दुखों, दुख से बना दुखों, कोई दिक्कत नहीं है। दुख भी क्या है, भाव है। दुख क्या है, भाव है। कि दुख और सुख को हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, घर। मैं केवल संज्ञा की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं केवल संज्ञा पद की बात कर रहा हूँ। अभी भेद पे तो हम आए नहीं है, अभी परिभाषा को ही समझा रहे हैं, ठीक है। यौवन, यौवन और दूसरा क्या है, आनंद। देखिए सारे के सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव को और अवस्था को क्या करते हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, यानी बता रहे। यौवन यानी जवानी, आनंद भाव है, यौवन अवस्था का क्या कर रहा है, बोध करा रहा है। तो इस बात को समझे आप। लास्ट जो रह गया, मोहन अमरूद खा रहा है, पहला पद क्या है, मोहन, दूसरा क्या है, अमरूद। बताइए मोहन और अमरूद नाम लेते हैं, किसने किस संज्ञा पद का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो शायद मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा, अगर इनका बोध हो तो इनका बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द के कहलाते हैं, संज्ञा पद के रूप में गिने जाते हैं या बताए जाते हैं, ठीक है। चलें आगे चलें, आगे हम चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर संज्ञा का ही टॉपिक को हम आगे और एनालिसिस कर रहे हैं, उसके भेद कर रहे हैं। देखिए संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, संज्ञा मुख्यतः होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कभी आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी पढ़ते समय आपको पता चलेगा कि संज्ञा मुख्यतः, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, और संज्ञा मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती है। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 ही प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो प्रॉपर नाउन होता है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक होता है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एक तो होता है प्रॉपर नाउन, और दूसरा होता है कॉमन नाउन। जब कभी अंग्रेजी पढ़ेंगे, और अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो हिंदी का आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम में लेना पड़ेगा कि हिंदी अगर आपको आती है तो आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। और इस कॉमन नाउन के ही 3 भेद आप बताए गए हैं। पहला है जो द्रव्यवाचक है उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा जो है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, और तीसरा इसमें होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। ये तो रही अंग्रेजी की बात, हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, लेकिन मैंने एक उदाहरण देने की कोशिश करी है जिस बात को समझे। देखिए क्या लिखा है, पहला कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अंग्रेजी में इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक शब्द में उसका अर्थ छुपा हुआ है। ज्ञानी हो तो तुरंत मिलिए परवल की तलाश में, ठीक है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और मैं तो तेरे पास में हूँ, तुझे ढूंढने की आवश्यकता है, ठीक है। बीरबल एक बार अकबर के दरबार में कजाकिस्तान से एक दूत आया और उसने सबसे पहले सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ पे विद्वान लोग रहते हैं, हमने सुना है। मेरा पहला प्रश्न ये है, खुदा कहाँ है, खुदा कहाँ है। तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोला प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने कहा महाराज, तो इसके लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए मुझे आप दूध से भरा प्याला लेकर आइए। दूध से भरा प्याला लेकर के लिए आए और कहा कि इसमें आपको मक्खन दिखाई देता है। तो बोला नहीं, मक्खन दिखाई नहीं देता है। मक्खन कब दिखाई देगा, मक्खन जब दिखाई देगा जब दूध को मथोगे तो मक्खन निकलेगा। सही बात है। उसी प्रकार उन्होंने कहा जब तक आप
खुदा को मथोगे नहीं, मथने से तात्पर्य उसकी आराधना नहीं करोगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे, तब तक आपको खुदा दिखाई नहीं देगा, तब पता नहीं चलेगा खुदा का। उसी प्रकार खुदा प्रत्येक कण में क्या है, व्याप्त है। ईश्वर प्रत्येक कण में क्या है, मौजूद है। जरूरत है उसको मथने की, जरूरत है उसे ढूंढने की। चलिए, तो एक बात रही बीच की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने भी आपको कहा कि प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई क्या छुपा हुआ होता है, अर्थ छुपा हुआ होता है। व्यक्ति का वाचन कराएगा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या है बताइए, भाववाचक संज्ञा। क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया हिंदी में तो कितने होते हैं, 3, जबकि अंग्रेजी में आपको 2 ही मिलेंगे, और इस कॉमन नाउन के अंदर ही आपको मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखने को मिलेंगे। विशेष बिंदु क्या लिखा हुआ है, इस बात को समझा देते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे। कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद कर दिए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा कौन सा है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इस बात को समझे, ये किसके उपभेद हैं? ये उपभेद हैं, ये उपभेद हैं किसके? जातिवाचक संज्ञा के ही। ठीक है, किंतु हिंदी में उपयुक्त दोनों उपभेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिने जाते हैं या आते हैं। अतः संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, किंतु अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, सर ये अर्थ के आधार पर 5 प्रकार, इससे तात्पर्य क्या? इससे तात्पर्य क्या? इस बात को समझाने के लिए मैं अपनी बात को समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान करें। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो मैंने यहाँ पे लिखा रमेश। रमेश में व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा, रमेश कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पे जाति वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा जाति में लकड़ी। ठीक है, पहले क्या लिखा, लकड़ी। ठीक है, दूसरा एक लिखा मैंने कुत्ता, सॉरी, ठीक है, फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पर कुत्ता, और एक लिखा मैंने यहाँ पे सेना। ठीक, और थर्ड नंबर तो है ही अपना, कौन सा बताइए, भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भाववाचक संज्ञा के अंदर कोई भी लिख दीजिए। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा क्या है, अवस्था है, भाववाचक संज्ञा। ये 3। देखिए, संज्ञा के मुख्यतः 3 ही प्रकार, लेकिन एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दी, किंतु अर्थ के आधार पर कितने हैं, 5 प्रकार होते हैं। इस बात को मुझे समझाना है। तो देखिए, रमेश, रमेश के नाम लेते कोई भी व्यक्तिगत संज्ञा है, यहाँ पे तो हो गया। हमें बुढ़ापा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चर्चा यहाँ पे करनी, क्योंकि भेद तो इसके ही है। बताइए, जैसे मैंने कहा कुत्ता, कुत्ता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है भैया। क्यों? क्योंकि कुत्ता नाम लेते हैं जितने भी कुत्ते हैं इस संसार में, उन सभी कुत्तों की नस्ल यानी जातियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जितने भी कुत्ते हैं, जितने भी कुत्ते हैं, उन सभी कुत्तों की जातियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जर्मन शेड, जो भी है, जितने भी हैं, जिनकी भी जातियां हैं, कुत्तों के मुझे नाम भी नहीं पता अधिकतर, जितनी भी नस्ल है, उन सबकी जातियों का बोध हो रहा है। तो पहले तो हमने इसमें किस में रखा, इसको जातिवाचक संज्ञा में। किस में रखा, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे लकड़ी आ गया, लकड़ी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जितनी भी लकड़ियां हैं, उन सभी लकड़ियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। नामकरण बात की बात है। सेना आ गया, सेना भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जितनी भी सेनाएं हैं, उन सभी सेनाओं के, विश्व की जितनी भी है, जितनी भी सेनाएं हैं। सेना शब्द आते दिमाग में ये नहीं आया कि भारतीय सेना, चाइना की सेना, पाकिस्तान की सेना है ना, अर्मेनिया की सेना, अजरबैजान की सेना, उसका नाम नहीं आ रहा, केवल क्या है, सेना शब्द आ रहा है यहाँ पे। तो सेना, लेकिन जब इसके ही जाति व संज्ञा के और उपभेद करने लगे तो हमें पता चला ये कुत्ता तो जातिवाचक है, लेकिन लकड़ी शब्द जब आया,
लकड़ी शब्द जब आया तो लकड़ी से हम बताइए और कई प्रकार की चीजें बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल, लकड़ी से इतनी सारी फर्नीचर की चीजें बनती, जितनी भी चीजें हैं, खिड़की, दरवाजे हैं, मेज है, टेबल है, कुर्सी, सारी किससे बनी? लकड़ी से। तो हमने जाना कि लकड़ी से और भी चीजें बनाई जा सकती है। जब और चीजें बनाई जा सकती है तो हमने इसे किस में रख दिया बताइए? द्रव्यवाचक संज्ञा में, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा यही होगी जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। कुत्ते से कोई दूसरी वस्तु बनाई नहीं जा सकती थी, ठीक बात है। लेकिन इसके साथ एक शब्द और आया लकड़ी, तो लकड़ी से कोई दूसरी वस्तु भी बनाई जा सकती थी। तो इस प्रकार के कई शब्द आने लगे, ढेरों शब्द इकट्ठे होने लगे, तो हमने क्या करा? इसका एक अलग ही नामकरण कर लिया, अलग ही भेदकरण कर लिया। और कौन सा करा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी प्रकार सेना शब्द है, सेना पहले जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिनी जाती थी, लेकिन जब सेना शब्द आया तो सेना से हमको लगा कि सेना में किसी एक व्यक्ति का तो बोध नहीं हो रहा है, उसके समूह का बोध हो रहा है। कक्षा शब्द आ गया, जुलूस शब्द आ गया, सभा शब्द आ गया, मंडली शब्द आ गया। तो मंडली नाम लेते दिमाग में आया कि एक व्यक्ति का तो बोध नहीं हो रहा, उसके किसका हो रहा? समूह का बोध हो रहा है। तो जब समूह का बोध हो रहा है तो हमने उससे एक नया नामकरण कर, इस प्रकार के शब्द ढेरों आने लग गए, तो हमने इसे किस में रख दिया बताइए? समूह या समुदायवाचक संज्ञा में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको कुछ? तो बताइए, ये लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा में अपना अलग अर्थ दे रही है, नहीं दे रही है? या सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा में अपना अलग अर्थ दे रही, नहीं दे रही है? तो ये जब द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा में आए तो अपना अलग ही अर्थ देने लग गए। जब अलग ही अर्थ देने लग गए तो हमने उसे किस में रख दिया? उसके अर्थ के आधार पर उसके दो भेदीकरण कर दिए। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। मेरी बात समझ में आ चुकी है? जिस प्रकार घर के अंदर मान लीजिए आपके 5 भाई बहन हैं या 4 लड़के हैं और शादी हो जाती है, और कमरे अगर 2 ही हैं, उन 2 ही में पहले तो रह लेते थे, ये शादी हो गई, शादी होने के बाद जब कमरों की आवश्यकता पड़ी तो आपने उनको अलग से मकान बना के दे दिया है, लेकिन आपके परिवार का ही वो क्या कहलाते हैं? हिस्सा कहलाते हैं। उसी प्रकार बताना चाहूँगा, जाति व संज्ञा में ढेरों शब्द आएंगे, ढेरों शब्द आए, लेकिन कुछ शब्द अपना अलग ही अर्थ देने लग गए तो उन्हें हमने किस में रख दिया? द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार कुछ शब्द अपना अलग ही अर्थ देने लग गए तो हमने किस में रख दिया? समूह या समुदायवाचक संज्ञा में। लेकिन मुख्यतः वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्रश्न का शायद आपको उत्तर मिल चुका होगा। संज्ञा के भेद कितने होते? 3। प्रश्न अगर इस प्रकार का आए, अगर प्रश्न ऐसा आ जाता है कि अर्थ के आधार पर बताइए, तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं भैया? अर्थ के आधार पर आपके 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है बताइए कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूह या समुदायवाचक संज्ञा, 5वां भेद हम क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहां तक अपनी बात क्या हो चुकी है? क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अंग्रेजी कभी आप पढ़ेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, कौन सा नाउन बताइए? प्रॉपर नाउन। अब देखिए चर्चा हम करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। मैंने अभी भी कहा प्रत्येक शब्द में उसका क्या छुपा हुआ है? अर्थ छुपा हुआ है। और अर्थ जब छुपा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपको साफ साफ अर्थ में ही उसके शब्द के अंदर ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। अगर व्यक्तिवाचक की हम यहाँ पे चर्चा करें तो देखिए व्यक्ति प्लस वाचक। ठीक है, वाचक वचना, वच धातु से बना है, वच धन अक। ठीक है, वच से क्या बना? वाच, और वच धन अक क्या बन गया बताइए? वाचक। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा क्या कर रहे हैं? व्यक्ति के वाचन, व्यक्ति का वाचन कराने वाले शब्द, व्यक्ति का वाचन कराने वाले शब्द, यानी व्यक्ति का वाचन यानी बोलना, उनके नाम का बोध कराने वाले शब्द। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा क्या होगी? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, कौमा, स्थान विशेष या वस्तु विशेष। देखिए इस धरती पर 3 चीजें ही मौजूद थी, व्यक्ति, वस्तु या फिर
पदार्थ मैंने बताया था। तो यहाँ पे 3 चीज़ चर्चा हो रही है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका अंडरलाइन कर लेना। व्यक्ति विशेष, एक शब्द होता है स्पेशल। कई बार आपने सुना आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो उनको वीआईपी, आगे की जो लाइन होती है उसे वीआईपी दीर्घा के अंदर उनको बैठाया जाता है, लाइन में बैठाया जाता है। क्यों? वो क्या है, हमारे स्पेशल गेस्ट है, विशेष मेहमान है। तो यहाँ पे भी हम प्रत्येक शब्द को क्या बनाएंगे, विशेष। विशेष कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा क्या बताई, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष आदि का बोध होता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात, बहुत अच्छी तरह अपनी बात को समझ में आ रही होगी कि जिन संज्ञा शब्दों से अगर आपके सामने किसी व्यक्ति विशेष, यहाँ पर मैं वापस इसी बात को लिख रहा हूं, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, इन तीनों पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर इनका बोध हो, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष, इनका बोध हो, तो सारे के सारे शब्द के कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि भाई कैसे, अब इसके लिए एक और मैं अपनी बात को रखता हूँ। व्यक्तिगत संज्ञा की बहुत सिंपल सी एक और बात है, तो परिभाषा है व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष। या आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप आंखें बंद कीजिए, है ना, और आंखें बंद करते हैं, अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ और प्रॉपर रूप से अगर वो चीज़ नज़र आ जाती है, प्रॉपर रूप से अगर वो चीज़ नज़र आ जाती है तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे कि आपके फ्रेंड है मोहन, ठीक है। अब मैंने कहा कक्षा के अंदर मोहन रोजाना आता था, मैंने कहा आज मोहन नहीं आया क्या, आप आंखें बंद करके देखो मोहन, तो मोहन की तस्वीर आपके दिमाग में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कि मोहन नाम से आप, मोहन नाम के व्यक्ति से आप भली भांति क्या है, परिचित हैं। उसके रूप, रंग, आकृति, उसकी चाल ढाल, नक्शे, सबसे आप क्या है, वाकिफ है। तो यही बात कहना चाहता हूँ कि आप आंखें बंद करेंगे तो आंखें बंद करने के बाद आपको स्पष्ट रूप से उसकी तस्वीर नजर आनी चाहिए। अगर स्पष्ट रूप से तस्वीर नजर आ जाती है तो उसे हम किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चर्चा करते हैं व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष में यहाँ पे शब्द आ गया अभिषेक, कविता, लोकेश, रामायण। इस बात को समझे। जैसे कि रामायण के अंदर वस्तु विशेष आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अभिषेक, अभिषेक का नाम लेते ही दिमाग में भाई लड़का शब्द है। अभिषेक कौन है, लड़का। तो लड़का तो क्या है, लड़का भाई आपके लिए है जातिवाचक संज्ञा। क्या है बताइए, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब ये लड़का आया तो इस लड़के का हमने क्या कर दिया, नामकरण। क्या कर दिया, नामकरण। और नामकरण क्या कर दिया हमने, इसका अभिषेक। जैसे हमने इसका अभिषेक नाम करा, अब बताइए अन्य लड़कों से अलग हुआ नहीं हुआ? इसका अन्य लड़कों से अलग हो गया तो इसका नामकरण कर दिया, इसको विशेष बना दिया। कक्षा में अभिषेक खड़ा हो जाए तो अभिषेक ही खड़ा होगा, मोहन खड़ा हुआ क्या? नहीं, क्योंकि अब मैंने नामकरण किसका करा है, अभिषेक का। तो अब इस लड़के को मैंने एक नामकरण करके क्या बना दिया, विशेष। जब पर्टिकुलर बना दिया, पर्टिकुलर है ना, विशेष बना दिया। और देखिए कविता, लड़की का नामकरण करके उसे पर्टिकुलर बना दिया। लोकेश, लड़के का नामकरण से क्या बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया। इस बात को समझे। अच्छा चलिए, तो मेरी बात समझ में आ गई विषय वाली। अब जैसे मान लीजिए आपको मैंने लिखा यहाँ पे पंखा, और आपसे पूछे पंखा क्या है या पंखा कौन सी संज्ञा है, तो देखिए पंखा कौन संज्ञा बताइए, पंखा है जातिवाचक संज्ञा। क्या है बताइए, जातिवाचक संज्ञा। समझे इस वाली बात को। पंखा यहाँ पर क्या है, पंखा यहाँ पर हो संज्ञा। बताइए कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इस बात को समझे। आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा भाई पंखा दो, दुकानदार ने क्या कहा, कौन सा पंखा दो, उषा का पंखा दो, ओरिएंट का पंखा दो, खेतान का पंखा दूं। ठीक है। तो बताइए, जैसे आपने कहा कि भाई उषा का पंखा, खेतान का पंखा, ठीक है, वर्लपूल का पंखा, कई कंपनियां आती हैं, जिन कंपनियों के बारे में कई को पता ही नहीं है। अब दिमाग कन्फ्यूजन हो गया, आपको कौन सा पंखा लेना। फिर आपने दिमाग स्थिर करके, नहीं मुझे तो खेतान का पंखा चाहिए,
या मुझे तो उषा पंखा चाहिए। कौन सा पंखा? उषा पंखा। अब पंखे का आपने क्या कर दिया? नामकरण। क्या कर दिया? नामकरण। अब जैसे आपने कहा उषा पंखा, तो नामकरण करते अब उषा का पंखा ही लेकर आएगा आपके लिए, खेतान का पंखा नहीं लेकर आएगा, क्योंकि आपने उस पंखे का क्या कर दिया? नामकरण। यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष से तात्पर्य क्या है? अब आपने उस पंखे को नामकरण करके उससे क्या बना दिया है? विशेष बना दिया है। और जैसे ही विशेष बना दें तो अपने आप में वो पर्टिकुलर बन गया। क्या बन गया? विशेष बन गया। देखिए एक शब्द आता अखबार। अखबार से आपसे पूछा है, बताइए अखबार कौन सी संज्ञा है? तो अखबार भाई जाति व संज्ञा, सभी अखबारों का बोध हो रहा है, दिमाग में पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं आ रहा है, ठीक बात है। लेकिन इसी अखबार के आगे अगर मैं यहाँ पर इसी अखबार के आगे यदि मैं लगा दूँ दैनिक भास्कर, ठीक है, क्या लगा देता हूँ बताइए? दैनिक भास्कर, ये लीजिए। अब मैंने अखबार को पर्टिकुलर क्या दे दिया? नाम। और नाम दे दिया तो इससे पर्टिकुलर बना दिया। बताइए दैनिक भास्कर अखबार कौन संज्ञा है? तो ये बन गई है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें वस्तु विशेष का बोध हो रहा है। बताइए किसका बोध हो रहा है? वस्तु विशेष का। क्या मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक बात है, यही बात हम चर्चा कर रहे हैं। रीटा मशीन, आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला मशीन दो साहब। क्या दो भाई? मशीन दो, ठीक है ना। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा साहब मशीन दो। उसने कहा भाई कौन सी मशीन दूँ? बताओ। अर्जुन मशीन दूँ, रीटा मशीन दूँ, है ना, या फिर उषा मशीन दूँ, कई आती है, ठीक है, कई प्रकार की मशीन आती है। तो आपने कहा साहब मुझे तो रीटा मशीन चाहिए। कौन सी मशीन चाहिए? रीटा मशीन। बताइए जैसे आपने रीटा बोला या रीटा मशीन कहा, उसे पर्टिकुलर नाम दिया नहीं दिया? और पर्टिकुलर नाम देते हुए अपने आप में क्या बन गया? विशेष बन गया। अब विशेष बनने के साथ ही जैसे आप कहेंगे रीटा मशीन, तो रीटा मशीन ही ला के देगा, दूसरी मशीन ला करके नहीं देगा। ठीक बात है। तो हम इसे वस्तु विशेष बना रहे हैं। ठीक बात है। जयपुर स्थान विशेष है। रामायण, रामायण पर भी चर्चा कर लेते पहले। रामायण वस्तु विशेष है। आप दुकानदार के पास गए, आपने बोला भाई किताब दो या फिर पुस्तक दो। जैसे आपने बोला पुस्तक, बोले पुस्तक कौन सी दूं भाई? रामायण दूं, गीता दूं, महाभारत दूं, कुरान दूं, बाइबल दूं, कितनी सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे ही आपने उस पुस्तक का विशेष ही नामकरण कर दिया, उसे पर्टिकुलर बना दिया, उस पुस्तक का नामकरण क्या कर दिया? रामायण। तो दिमाग में क्या आ गया? रामायण देना भैया, या रामचरित देना, ठीक है। रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास की पता है आपको। रामायण शब्द आते ही दिमाग में एक आई बात, क्या वो रामायण ही उठा के देगा? वो महाभारत उठा के नहीं देगा, क्योंकि पुस्तक का हमने क्या कर दिया? नामकरण। मैं बहुत अच्छी तरह अपनी बात को समझा रहा हूँ। किसी भी चीज़ का आप नामकरण कर देंगे। ये क्या है? ये पेन है, ठीक है। पेन आते हैं सारे के सारे, लेकिन जैसे ये पेन है, अब मैंने कहा पेन देना, बोला कौन सा? तो सेलो का पेन, ठीक है, जेटर का पेन। लेकिन आपने बोला मुझे तो सेलो का पेन चाहिए, और उसमें पर्टिकुलर बता दिया 5.0, है ना, इस प्रकार का नामकरण कर दिया। जैसे नामकरण करते हैं 5.0 सेलो, तो पर्टिकुलर वही जाएगा भाई। एक साइड होती है, साइड का अपन नामकरण करते हैं तो पर्टिकुलर वही साइड खुलती है। ये की बात है। आपने कहा भाई ये क्या दो? मैंने कहा ये तो भैया व्यू बोर्ड वाला है, व्यू बोर्ड मार्कर, है ना, मुझे तो स्मार्ट बोर्ड के अंदर व्यू बोर्ड वाला मार्कर चाहिए। तो भाई व्यू बोर्ड वाला मार्कर दिमाग में आते वही निकाल के देखा, वो समझ जाएगा, क्योंकि आपने उसे पर्टिकुलर नामकरण कर दिया है। अब देखिए जयपुर, जयपुर भी क्या है? स्थान विशेष। मैंने कहा जयपुर, तो दिमाग में जयपुर की तस्वीर आ रही है ना, अजमेर की तो नहीं आ रही होगी। ये जयपुर स्थान विशेष अलग है और अजमेर स्थान विशेष क्या है? अलग है। मैंने अभी आपको कहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करने का तरीका, आंखें बंद कीजिए और उन शब्दों को देखेंगे तो उसकी पर्टिकुलर एक तस्वीर आपके सामने, आंखों के सामने क्या आएगी? नजर आने लगेगी। और पर्टिकुलर तस्वीर आंखों के सामने जब नजर आने लगेगी तो वो हमारे लिए क्या है? विशेष है, ठीक है। गंगा, ताजमहल, हिमालय आदि, ठीक है। गंगा, अब आंखें बंद कीजिए, स्थान विशेष है हमारे लिए, ठीक है, स्थान विशेष है। ताजमहल हमारे लिए क्या है? स्थान विशेष है। हिमालय भी हमारे लिए क्या है? स्थान विशेष है। ठीक बात है यहाँ पे। अब जब जब आप आंखें बंद करेंगे, इनमें से कोई सा भी नाम, तो उस पर्टिकुलर
चीज़ की तस्वीर आपकी आंखों के सामने नजर आएगी। चलो हम आगे चलते हैं। इसी बात को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। व्यक्तिवाद संज्ञा की परिभाषा शायद आपको समझ में आ चुकी होगी। परिभाषा क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। हिमालय बहुत क्या है, ऊंचा पर्वत है। अब देखिए बहुत अच्छी बात कि हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, इससे तात्पर्य क्या। चलिए यहाँ पर हमने कहा कि इस शब्द, इस लाइन के अंदर, इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कौन सा शब्द है जो कि नजर आ रहा है, किसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो आप बोलेंगे सर केवल कौन है, हिमालय। केवल कौन है, हिमालय। क्या पर्वत है क्या, पर्वत नहीं है। बहुत ऊंचा है क्या, ये भी नहीं। तो विशेषता प्रकट कर रहा है किसकी, पर्वत की। तो पर्वत शब्द है क्या, नहीं। पर्वत तो है, कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। भी पढ़ाई नहीं है हालांकि हमने, हम किसकी चर्चा करें, केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा की, क्योंकि इस पर्वत का मैंने एक नामकरण कर दिया। बताइए कौन सा, हिमालय। जैसे हिमालय नामकरण कर दिया तो इसे क्या बना दिया, विशेष। विशेष बनते किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गंगा एक पवित्र नदी है। बताइए नदी का हमने नामकरण क्या कर दिया, गंगा। बताइए विशेष बनाया नहीं बनाया। इधर देखिए जयपुर राजस्थान की क्या है, राजधानी है। बताइए पहला क्या आया, जयपुर। दूसरा क्या आया, राजस्थान। जयपुर नाम लेते विशेष, स्थान विशेष। राजस्थान नाम लेते स्थान विशेष। राजधानी है, नहीं, राजधानी नहीं है। राजधानी के नीचे अंडरलाइन करके कोई पूछेगा कि राजधानी क्या है, तो राजधानी, तो आप क्या बोलेंगे साहब, राजधानी तो जातिवाचक है। राजधानी शब्द नाम सुनते ही किसी विशेष की राजधानी का बोध नहीं हो रहा है, सभी प्रकार की राजधानियों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ से नदी के नीचे अंडरलाइन करा और मैंने आपसे पूछा कि भाई नदी कौन संज्ञा है, तो आप नदी तो बोले जातिवाचक है। लेकिन जब इसी नदी का मैंने पर्टिकुलर नामकरण कर दिया, पर्टिकुलर नामकरण क्या करा, यमुना नदी। क्या नामकरण करा, यमुना नदी। जैसे मैंने इसे पर्टिकुलर नामकरण करा यमुना नदी, तो यमुना नदी का नामकरण करते ही इसी नदी को मैंने क्या बना दिया, विशेष। और विशेष बनाते ही बताइए इसे किस में रखूंगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हिमालय तो है ही, हिमालय तो है ही। और देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ तक शायद व्यक्तिवाचक संज्ञा की मेरी आपको परिभाषा समझ में आ चुकी होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, विशेष बिंदु। विशेष बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो इन पे आपको ध्यान करना है कि यहाँ ये बात क्या है, ठीक है। अब देखिए विशेष बिंदु। विशेष बिंदु क्या लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में बदलाव। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसमें, बताइए, जातिवाचक संज्ञा में बदलाव। भाई कैसे बदलता है, इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह अपनी बात समझनी है। 2 पॉइंट है, केवल 2 ही पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को समझे। पहला पॉइंट क्या है, दूसरा ही पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपको समझना है, जब कोई संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, देखिए व्यक्ति के साथ मैंने एक लाइन जोड़ दी है, विशेष, ध्यान कर लेना। व्यक्ति के साथ मैंने एक लाइन जोड़ चुका हूं, बताइए क्या, विशेष। व्यक्ति विशेष यानी पर्टिकुलर की बात, विशेष से तात्पर्य क्या है, उसे पर्टिकुलर बना रहे हैं। जब कोई संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति के गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराए, अनेक व्यक्तियों का लेना इसको, अनेक व्यक्तियों का क्या कराए, बोध कराए, तो वह संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो वह संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बात एक ही है। ये पूरी पूरी लाइन क्या कहनी चाहती है, जब कोई संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध नहीं कराए, उस व्यक्ति के गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध कराए, तो वह संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, या व्यक्तिवाचक से बदल जाएगी किसमें, बताइए, जातिवाचक संज्ञा में। पहला नंबर पॉइंट। अब इस बात को मैंने समझा दिया है, अभी समझाते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है कि जातिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एकवचन रूप में प्रयुक्त होती है। इस बात को भी समझे कि आपके सामने अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव किस रूप में होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको सदैव एक वचन रूप में देखने को मिलेगी। किसने बताइए? एक वचन रूप में। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई है, जब जब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो वो एक ही है, क्योंकि पर्टिकुलर है, क्योंकि वे क्या है? पर्टिकुलर है ना। पर्टिकुलर का मतलब विशेष है, तो एक वचन ही होगा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत संज्ञा सदैव किसमें होती है? एक वचन रूप में प्रयुक्त होती है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो एक बात ही स्पष्ट हो गई, जब जब आप किसी संज्ञा का बहुवचन रूप बना देंगे तो वे कभी भी एक वचन रूप नहीं होगी। उसे आप किस में गिना जाएगा? उसे आप बहुवचन यानी जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इस बात को हम समझाते हैं। देखिए, पहले आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, इस बात को समझाता हूं मैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? पहली लाइन, सीता तो हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। क्या लिखा हुआ है? सीता तो हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। और मेरा यही प्रश्न है आपसे, पूरी लाइन लिखी हुई, इस वाली लाइन के अंदर मुझे आप बताइए कि सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, इस लाइन में आपको कौन कौन से शब्द हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नजर आ रहे हैं? मेरा प्रश्न ये, इस वाली लाइन में आपको कौन कौन से शब्द हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नजर आ रहे हैं? देखिए, आप अंडरलाइन कहाँ करेंगे? सर, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लक्ष्मी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप बोलेंगे सर ये भी सीता और लक्ष्मी, क्योंकि नामकरण का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे सीता और लक्ष्मी दोनों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा नजर आ रही है, नहीं आ रही है? लेकिन यहाँ पे सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि लक्ष्मी जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इस बात को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए भाई आप कुंवारे हैं, है ना, और आपकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं है। मान लीजिए आपका नाम क्या है? मोहन। ठीक है, ये राम मान लीजिए, आपका नाम क्या है? राम। अब शादी तो हो नहीं रही थी आपकी, ठीक है, और शादी नहीं हो रही थी और आपकी नौकरी भी नहीं लग रही थी। ठीक है, शादी नहीं हो, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी भी नहीं होगी, बीच में रूढ़ा क्या है? नौकरी है। तो आपकी नौकरी भी नहीं लग रही थी, तो फिर भी आपकी शादी हो गई। किसके साथ भैया? राम। आपका नाम क्या है? राम। और इसके संग लिख देता हूँ, आपकी शादी किससे हो गई? बताइए, सीता से। ठीक है, जोड़ी सही रहेगी, राम सीता की जोड़ी। अब राम की शादी किससे हो गई? सीता से। जैसे ही सीता के साथ इसकी शादी हुई और इसने फिर वापस एग्जाम की तैयारी की, तो ये बन गया, बताइए क्या? पटवारी। क्या बन गया? पटवारी। जैसी पटवारी बना तो पटवारी बनने के बाद इसने एक तो I-20 गाड़ी ले ली। ठीक है, I-20 की क्या ले ली? गाड़ी ले ली। एक इसने मकान बना लिया, यानी बहुत अच्छा बंगला बना लिया यहाँ पर, और इसने ज़मीनें ले ली, है ना, 20-25 बीघा ज़मीनें लेगी। कुल मिला के इसके पटवारी बनने के बाद, जैसे शादी होती है, शादी बनने के बाद पटवारी बना और उसके पो 12 हो गए। क्या हो गए? बताइए, पो 12। पो 12 का मतलब सब तरीके से ये क्या हो गया? संपन्न हो गया। सब तरीके से क्या हो गया? संपन्न हो गया। अब इसने जब मज़े आने लग गए, जीवन जीने का मज़ा आने लग गया, पैसा होने का जीवन जीने का मज़ा ही आता ही है। ठीक है, जैसे अंबानी के परिवार वाले जी रहे हैं, तो पैसा आने के बाद जब अपने परिवार के साथ पो 12 हो रहे थे, अच्छा जीवन जीने लगा, तो एक बार सीता को बुला के इसने कहा, सीता तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है रे। क्या कहा? सीता तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या सीता और लक्ष्मी अलग अलग है क्या? पहली बात तो नहीं। सीता के लिए ही क्या कहा गया है? लक्ष्मी कहा गया है। इसने क्या कहा राम ने कि सीता तू तो मेरे घर की क्या लक्ष्मी है। अरे भाई,
ये राम के लिए सीता घर की लक्ष्मी बनी, क्यों बनी? जिस प्रकार लक्ष्मी के आने पर हमारे पास धन धान्य से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, बिल्कुल धन धान्य से क्या होते हैं? परिपूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार सीता के आगमन पर हमें धन धान्य से क्या हो गया? परिपूर्ण हो गया, यानी राम धन धान्य से क्या हो गया? परिपूर्ण हो गया। इस कारण राम ने सीता को कहा तू तो मेरे घर की क्या है? लक्ष्मी है। क्या राम के लिए हो सकती है क्या? मेरी पत्नी भी मेरी लक्ष्मी हो सकती है अगर वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा जब लड़ाई हो जाती है तो पत्नियां जो होती है माँ काली का रूप धारण कर लेती है, तो पत्नियों क्या, तू तो माँ साक्षात माँ काली लग रही है, तो क्या माँ काली हो गई क्या? नहीं, उसने उसके जैसा क्या बना दिया? रूप बना दिया है। जितनी भी पत्नियां हैं वो भी लक्ष्मी बन सकती है और माँ काली भी बन सकती है। तो सीता तो क्या है? सीता तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सीता तो मौजूद है। लेकिन लक्ष्मी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लक्ष्मी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीता की उपमा किससे की जा रही है? लक्ष्मी से। सीता लक्ष्मी नहीं बन गई है, सीता की उपमा किससे की जा रही है? लक्ष्मी से की जा रही है। यहाँ पे जितनी भी सीता, मेरे लिए मेरी पत्नी भी क्या हो सकती है? सीता हो सकती है। तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भी, सॉरी, मेरे लिए मेरी पत्नी भी लक्ष्मी हो सकती है। तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भी क्या हो सकती है? लक्ष्मी हो सकती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है? और बात समझिए भैया, क्लियर हो चुकी वाली बात है ना? पहले वाले वाक्य को यदि आपको समझ में आ चुका है तो सेकंड वाला वाक्य, थर्ड वाला वाक्य कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात कि अब यहाँ पे सीता में जो पहला नंबर पॉइंट था उस बात को समझे कि व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति के गुणों या दोषों, गुण भी हो सकते हैं और दोष भी हो सकते हैं, गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का क्या कराता है? बोध कराता है। तो यही बात हमने समझाने की कोशिश की कि सीता तो हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है। ठीक बात है। तो यहाँ पे सीता की किसके हो रहा है? सीता के गुणों का बोध हो रहा है। सीता की क्या आ रहा है? गुणों का बोध हो रहा है। यहाँ पे सीता के गुण क्या बताए? लक्ष्मी के समान बताया गया है। दूसरा वाक्य देखो, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जब हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं तो अंग्रेजी साहित्य में एक महान विभूति का नाम आता है शेक्सपियर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जब हम बात करते हैं कि कालिदास की बात करते हैं, ठीक है, 6वीं शताब्दी शायद गुप्त कालों का समय रहा होगा, उसमें कालिदास जिसने ऋतुसंहार, मेघदूत इस प्रकार की रचनाएं करी हैं। तो यदि जब हम अंग्रेजी साहित्य पढ़ते तो अंग्रेजी साहित्य में जिस प्रकार शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा योगदान है, अहम भूमिका, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में हम बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में एक व्यक्ति का नाम आता है, इसका नाम क्या है? कालिदास। क्या नाम है? कालिदास। देखो, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये कालिदास और शेक्सपियर, इन दोनों का नाम सुनते दिमाग में आनी चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने अभी कहा कि व्यक्ति विशेष का बोध न करा के शेक्सपियर से व्यक्ति विशेष का बोध नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति के गुणों या दोषों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। तो बताइए हमारे लिए भारत का शेक्सपियर कौन है? भारत का शेक्सपियर तो हमारे लिए कालिदास ही है। भारत का शेक्सपियर हमारे लिए क्या? कालिदास है। तो कालिदास क्या है? कालिदास तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा? नहीं, शेक्सपियर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए तो कालिदास भारत का शेक्सपियर है, पाकिस्तान वालों के लिए कोई शेक्सपियर और होगा। ठीक है ना? पाकिस्तान के लिए या चाइना के लिए या अफगानिस्तान के लिए कहीं पर भी चल जाइए, उनके लिए कोई दूसरा शेक्सपियर, हमारे लिए कालिदास ही हमारा क्या है? शेक्सपियर है ना? जैसे बच्चा होता है तो बच्चा एक बार आया माँ के पास जाके बोला, बता माँ सबसे सुंदर कौन है? तो तू ही हमारो लाडलो, तू ही हमारो शाहरुख खान, तू ही हमारो रणवीर कपूर। ठीक है, क्यों बोलते हैं? देखो अनेक नामों से उसकी, हालांकि वो बना नहीं रहा, रणवीर कपूर बनेगा, शाहरुख खान, लेकिन उसको उपमा दे दी गई है अनेक नामों से। ठीक है, तो माँ अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या करती है? प्यार करती है। वही की भी बात यहाँ पर कालिदास को भारत का क्या कहता है? शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर यहाँ पे कालिदास के गुणों का बोध हो रहा है
और उसकी तुलना किससे की जा रही है? शेक्सपियर से। तो शेक्सपियर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, और कालिदास क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही है, इसके विषय में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए तीसरा वाला वाक्य, इन्हीं जेचंदों के कारण देश क्या हुआ है? पराधीन हुआ। इस बात को समझे, इन्हीं जेचंदों के कारण देश क्या हुआ है? पराधीन हुआ। अब यहाँ पे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करा जेचंदो, भाई ये क्या होता है? जेचंदो, इन्हीं जेचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जेचंदो नाम दिमाग में आता है व्यक्तिगत संज्ञा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट जैसे दिमाग में आया जेचंदो तो व्यक्तिगत संज्ञा तो है, लेकिन इससे मैंने क्या बना दिया? बहुवचन, और बहुवचन का काम तो जातिवाचक संज्ञा में होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता ही नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो सदैव ही एक वचन रूप में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। आपको पता है नहीं पता है? बिल्कुल पता है। जेचंद का नाम ने सुना होगा। 1191 और 1192 में 2 युद्ध हुए, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद गोरी के साथ। इसमें हम जीत गए, और दूसरा युद्ध हम क्या हुए? हार गए। और हारने का कारण क्या था? हारने का कारण यही था कि जेचंद ने उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। किसका साथ दिया? उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। और इस यहाँ पर भारत देश के अंदर मुस्लिम आक्रामकताओं की क्या पड़ी? नींव पड़ी। तो मुस्लिम आक्रामकताओं की नींव पड़ने का समय था वो कौन सा था? 1192। इन सबको दोषी करने का काम किसको जाता है? जेचंद को। आज भी हमारे देश में जेचंदों की कमी नहीं है, एक ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे, जो देश को लगातार क्या कर रहे हैं? खोखला कर रहे हैं। इसकी नींव को लगातार क्या कर रहे हैं? खोखली कर रहे हैं, ताकि एक दिन ढह जाएगा देश। यही बात यहाँ पे भी जेचंद ने करी थी। मुस्लिम आक्रामकताओं की नींव भारत के अंदर पड़ी, स्थायी रूप से बसने लगे। वो 1200 ईस्वी से लगातार स्थायी रूप से बसने लगे। तो इन्हीं जेचंदों के कारण देश क्या हुआ? पराधीन हुआ। बताइए जेचंद के नाम का बोध हो रहा है क्या? नहीं, जेचंद के दोषों का बोध हो रहा है। तो पहला रूल्स जो दोषों का ही बोध हो रहा है, व्यक्ति विशेष का बोध नहीं। आज भी हमारे देश में कई है। आज मान लीजिए कोई यहाँ के इंटेलिजेंस की सूचना है, पाकिस्तान भेज रहा है, चाइना भेज रहा है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? जेचंद है। कई बार बोलते हैं सारा जेचंद क्यों बुला देते तुम। तो इस बात को समझे यहाँ पे, जेचंद वो जेचंद ही बन गए। जेचंद तो कब का मर चुका है, लेकिन उसके जैसे कि रावण, कई अपने बच्चे का नाम रावण रखते हैं क्या? कोई रखेगा नहीं रावण। रावण नाम लगते ही उसके दोषों का क्या होता है? बोध होने लग जाता है। व्यक्ति रावण नहीं बन जाएगा, उसके दोषों का बोध होगा। तो दोनों चीजें यहाँ पे फिट बैठ रही है। पहला पॉइंट दोषों का ही बोध हो रहा है, साथ ही साथ जेचंदो क्या बन गया? बहुवचन। और बहुवचन बनते ही तो आपको पता है किसमें रखना है? आपको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना है। ठीक है। अब देखिए अन्ना हजारे वर्तमान के गांधी। हालांकि अभी तक गांधी वांधी कुछ नहीं रहे, एक आंदोलन चला था। ठीक है। उस आंदोलन के अंदर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है, उस समय एक बिल पारित होना था, और उस समय इन्होंने आंदोलन करा था। ठीक है। आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में केजरीवाल के साथ सारी की सारी टीम थी, आपको पता होना चाहिए। उस समय मुख्य रूप से अन्ना हजारे अनशन किया करते थे, और गांधी जी भी क्या किया करते थे? अनशन किया करते थे। ठीक है। तो मैंने कहा भाई अन्ना हजारे वर्तमान के क्या है? गांधी है। तो बताइए क्या अन्ना हजारे गांधी बन गए क्या? नहीं, अन्ना हजारे गांधी नहीं बने। वो गांधी जैसे रास्तों पर चले, इस कारण हमने एक नाम दिया कि अन्ना हजारे तो क्या है? गांधी है। अन्ना हजारे तो क्या है? गांधी है। तो अन्ना हजारे क्या है? अन्ना हजारे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन गांधी, सभी गांधियों का बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। गांधी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि अन्ना हजारे के समान अहिंसात्मक आंदोलन करके काम करेगा तो वो भी हमारे लिए क्या है? गांधी ही है। और देखिए रावणों से बचो, साफ साफ नजर आ रहा रावणों, बताइए किसमें हो गया? बहुवचन है ना। और रावणों से तो बचना ही चाहिए। रावण तो फिर भी एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, जिसने सीता मैया को उठा के ले गया, लेकिन उसका शील भंग नहीं होने दिया। और आज तो आपको पता ही देश की स्थिति कैसी है। हाथरस के केस देख लीजिए, राजस्थान में 12 है, बाड़मेर है, अलवर है, यहाँ के केसेस आप देखते ही हो। रावणों से बचो। क्या यहाँ पे रावण का बोध हो रहा है? नहीं, रावण के दोषों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है।
और बहुवचन तो बन गया। एक बात है, आज भी अगर कोई किसी का अपहरण करता है तो वो क्या कहलाएगा? रावण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रावण ही कहलाएगा। तो रावणों से बचो। नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। देखिए मैंने कहा नेताजी बताइए कौन संज्ञा है और सुभाष कौन संज्ञा है। देखिए नेताजी, जैसे नेताजी का नाम आता दिमाग में एक छवि आती है, कौन? सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम आता है? सुभाष चंद्र बोस। जैसे नेताजी का नाम आता है कि नेताजी, आपको पता होना चाहिए नेताजी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कब्जा कर लिया था और जर्मनी सेना की सहायता से भारत पर अंग्रेजों को भगाने के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाकन उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, एक ट्रेन दुर्घटना के अंदर जब मृत्यु हो गई, तो अगर हमारा देश 47 में आज़ाद होना था, ठीक है ना, 47 में जब आज़ाद हुआ उससे पहले ही 42 के करीबन क्या हो जाता? आज़ाद हो जाता। और उनका श्रेय किससे जाता? सुभाष चंद्र बोस को जाता है। तो नेताजी जब मर गए तो कोई बात नहीं, नेताजी के मरने के बाद भारत का प्रत्येक युवा खड़ा हुआ, बोला कोई बात नहीं, नेताजी का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा, मैं सुभाष हूँ, मैं सुभाष हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या, नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। बताइए कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नेताजी के बलिदान धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। सुभाष कौन सी है बताइए? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अब एक सुभाष की बात नहीं हो रही, जितने भी धरती पर नवयुवक थे भारत के अंदर रहने वाले, वे सारे के सारे सुभाष के अधूरे काल को क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है, एक दो उदाहरण और देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट। ठीक, नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। बताइए और देखिए, इसको वापस लिखता हूँ। विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्ण बनना, कुंभकर्ण बनना ठीक नहीं। एक उदाहरण और दे दिया कि विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्ण बनना क्या है? ठीक नहीं। मेरा अंडरलाइन किसके नीचे? कुंभकर्ण के नीचे। वापस मैंने कहा कि कुंभकर्ण बताइए कौन सी संज्ञा है? कुंभकर्ण बताइए कौन सी संज्ञा है? तो कुंभकर्ण नाम से तो हो गया सर व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन कुंभकर्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो भाई कौन सी संज्ञा है? तो ये संज्ञा है जातिवाचक। भैया क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण नाम का एक व्यक्ति था, आप सभी को पता ही है, रावण का जो भाई था, और जब उन्हें ब्रह्मा से वरदान लेने थे तो ब्रह्मा से वरदान लेते समय उन्होंने कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन इंद्र चालाक था, आपको पता ही है। तो उसने सरस्वती को कहा कि भाई जैसे इंद्रासन बोले तो निद्रासन कर देना जुबान पे बैठ के। तो इंद्रासन बोलने की जगह क्या निकला? निद्रासन। उन्होंने तथास्तु कहा और ये सोता रहा। और बताइए जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। ये वाली लाइन आपने सुनी होगी। अगर विद्यार्थी हैं आप और कुंभकर्ण के भांति सोते रहेंगे तो जीवन में हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी, कभी भी सफलता आपको हाथ नहीं लगेगी। यहाँ पे कुंभकर्ण नहीं, कुंभकर्ण के दोषों का बोध हो रहा है। और जो विद्यार्थी सोता रहेगा उसे आप कुंभकर्ण का नाम भी दे सकते हैं। कई बार आप जब देर तक सोते हैं तो आपकी मम्मी कहती है उठ जा कुंभकर्ण, सोता ही रहेगा क्या, है ना? तो आपको नामकरण क्या दे दिया? कुंभकर्ण। ऐसे देश में कितने ही विद्यार्थी सोते रहे, उनकी माँ भी कह सकती है उठ जा कुंभकर्ण। तो एक कुंभकर्ण का बोध नहीं हो रहा है, कुंभकर्ण के क्या हो रहा है? दोषों का बोध हो रहा है। विद्यार्थी तो जातीय संज्ञा है, वो हम पढ़ाएंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं पहला व्यक्तिवाचक से जातीय संज्ञा में बदलाव। ठीक बात है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों,
और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई की बातें हैं, जो ज्ञान है, आपके लिए जीवन में सार्थक बन रहा होगा। और आपको ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखने हैं और पढ़ना है एकांत में, हॉरिजॉन्टल मोड पे आप इसको मोबाइल को करके आप पढ़िए। और इसके अलावा फिर भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लास होगी, उसमें इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।